वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग जो जर्नी चालू कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तो हमें डिस्कशन ये करना होता है कि सबसे पहली बात, ये टॉपिक एक सीरियस टॉपिक है। जब हम बात करते हैं सीरियस टॉपिक, इसका मतलब क्या है। हो सकता है कि आप ये बोले कि सर बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपने बड़े तरीके से सिखाया, हंसा के सिखाया, यहाँ पर इतने सीरियस क्यों। देखो, पहली बात ये होती है कि जब सीरियस होने की बात है तो इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। वी हैव टू मैनेज सम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। और पैसे को लेके अगर आप सीरियसली बात नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीरियसली समझ नहीं पाते उस चीज़ को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कई बार कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, जैसे आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या कवर करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, आखिर इस क्लास में हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं जो अगली क्लास के लिए बेस बनेगा, और ऐसा क्या सीख रहे हैं जो हमने आज से पहले कभी नहीं सीखा। तो आज से पहले आपने क्या क्या सीखा है। आज से पहले आपने सीखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क को सीखा है, लेकिन आज तक आपने नहीं सीखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को। अगर आपको आता भी है थोड़ा बहुत तो कोई आइडिया बुरा नहीं है इसके अंदर, अच्छी बात है। लेकिन आज आपको समझना है उस पर्सपेक्टिव से कि जहाँ पे हमारी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बन चुकी हैं, लेकिन अब हमें उनको यूज़ करना है। हमें उसको यूज़ करना है किसके लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। हमें उसमें से डाटा ऐसा निकालना है, हमें चेक करने के लिए कि क्या हमारे प्रोजेक्ट फ्रूटफुल चल रहे हैं, क्या हमारी कंपनी ने डिस्कशन जो किया। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, सब कुछ करते हो, तो वहाँ पे कहीं शेयर होल्डर्स की बात नहीं करते। हाँ, आप करते हो, अगर करते हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप बात करते हो शेयर होल्डर्स फंड की, कैपिटल एम्प्लॉयड की एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप उसके बारे में बात नहीं करते। जो हम बेसिक बात करेंगे आज से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म हो जाता है, अब हमारी कंपनी शुरू होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर ये नहीं हुआ, अगर मैं इसको रफली कहूँ कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है ये एक बहुत ही सीरियस रोल अदा करता है कंपनी के अंदर। उसके 3 ब्रॉडर एस्पेक्ट पे वो काम करता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए पहली क्लास है इस तरह से, तो मैं जिस तरह से पहले समझा चुका हूँ वो भी समझना, और जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे समझना। हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, it is management of financial affairs. It is not about finance only, it is about the financial affairs. जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स की, इसमें हमारे पास 3 ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स आते हैं, 3 एरियाज। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर के पास 3 पर्टिकुलर एरिया पे उसको काम करना होता है। एक ज़माना हुआ करता था पहले कि जब ना लोग अपने माँ बाप को बोलते थे कि मुझे पैसा दे दो, मुझे बिजनेस करना है मुझे पैसा दो, 10 लाख रुपए दो, मैं बिजनेस करूँगा। तो माँ बाप कहते थे चल 10 लाख तू ले ले, बिजनेस कर ले। 2 साल हो गए, माँ का बच्चा वापस आया, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मुझे और पैसे दे दो। क्या प्रॉब्लम हुई, माँ बाप ने बोला 10 लाख रुपए तुझे दिए थे, तूने बिज़नेस में डुबो दिए, क्या हुआ, क्या बिज़नेस किया था। वो तो मैं शुरू नहीं कर पाया बिज़नेस, अब तक कुछ काम ही समझ नहीं आया क्या करूँ। वो पैसे कहाँ गए, बस पैसा काम शुरू करने के चक्कर में ही खो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आई। वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट ये आई कि अब हम कहते हैं कि सर एक काम करो, आप पहले ना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेकर आओ। आपका प्रोजेक्ट क्या है, आखिर आप पैसा कहाँ लगाना चाहते हो। मेरे पास एक आइडिया है, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना रिटर्न आएगा, तो अब मुझे इस काम को शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो वो आएगा सेकंड डिसीजन, उसको पैसे को फाइनेंस कौन करेगा। तो हमने कहा फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग एरिया कौन है इसका, पैसा कहाँ से आएगा, और जो लोग मुझे पैसा देंगे उसको बदले में मैं क्या दूंगा। मतलब 3 डिफरेंट एरियाज पे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करेगा। सबसे पहले बात है इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट को कैसे डिसाइड किया जाएगा। जब इनको डिसाइड करेंगे तो फाइनेंस मतलब उसको पैसा कहाँ से लाया जाएगा, मतलब कैपिटल कहाँ से आएगी। और कैपिटल के 2 प्रपोर्शन होते हैं, आपको पता ही है, तो आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। तो उनको जो पैसा हम लेंगे उसके बदले में जो हम इंटरेस्ट देंगे या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाम पुरुष से
कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी। इसको एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे नाम यूज़ करते हैं, जैसे EBIT, EPS एनालिसिस, जिसके अंदर लीवरेज एनालिसिस, क्या होते हैं सब बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। लीवरेज एनालिसिस, ये हमारे दो मेन पहलू होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, कि हमें डेट ज़्यादा चाहिए या इक्विटी ज़्यादा चाहिए, डिपेंड करेगा इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरी में आप शायद नाम सुने हो, मैं नहीं कहता आपने सुने होंगे, शायद नाम सुने हो, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, आपका मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, इस तरह के नाम सुनेंगे, आर्बिट्रेज अप्रोच, ऐसे नाम सुने होंगे, वो यहाँ पे आते हैं। फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिन लोगों ने हमें पैसा दिया, अब जब बात करते हैं इक्विटी वालों की बात करते हैं, तो क्या उनको पैसा देना चाहिए। इसमें दो ही डिसीजन होते हैं, ईदर टू गिव डिविडेंड और नॉट टू गिव डिविडेंड, और हैव अ बैलेंस, मतलब कितना दें कितना ना दें, मतलब वी कैन से हाउ मच टू रिटेन एंड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट और गिव डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। अगर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं पहले से जिनके ऊपर हम री इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं कि पैसा है इसको बांटने की जगह अपने पास रख लो, हमारे पास प्रोजेक्ट है, फ्रूटफुल प्रोजेक्ट है, दोबारा पैसा लगा दो, मत बांटो डिविडेंड। कुछ कंपनीज बांटती हैं, कुछ नहीं बांटती। कैपिटल, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म की, तो एक नाम आता है यहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और शॉर्ट टर्म में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या सोर्स होते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या होता है, कैश होता है, इन्वेंट्री होता है, स्टॉक, या हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, ये हमारे मेन आइटम। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पेएबल होता है। इन सबको मैनेज करना है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एक तरह से हाथी खरीदने का प्रोजेक्ट तो ये हो गया, हाथी खरीद लो। हाथी खरीदना है तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको पालना है। अब हाथी को पालने के लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। गाड़ी खरीदना डिसीजन कैसा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लेकिन पेट्रोल डलवाने का, डीजल पेट्रोल आपको पता है कितना सस्ता हो रहा है आज की रेट में, तो इसका जो डिसीजन है वो हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे आ गया। अब सिंपल सा फंडा है। अब वो दौर चला गया जहाँ पापा से कहा 10 लाख रुपए दे दो। अब डिस्कशन ये होगा कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैंने स्टडी किया है, आई हैव एनालाइज सम प्रोजेक्ट्स, और ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट्स, एनालाइज सम प्रोजेक्ट्स, मैंने कुछ प्रोजेक्ट को एनालाइज किया है एंड देन आई हैव रीच टू कंक्लूजन कि इन प्रोजेक्ट में ABC प्रोजेक्ट जो है, इनमें से इसमें इतना रिटर्न, इसमें इतना रिटर्न, इसमें इतना रिटर्न आएगा। अब आप चाहो तो सबके लिए पैसा दे दो, चाहो तो किसी एक के लिए पैसा दे दो, फाइनेंसिंग। उसके बदले में आपको क्या चाहिए, मैं आपको दूंगा डिविडेंड। अगर अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो रोक लूंगा, नहीं तो आपको दूंगा मैं और डिविडेंड। यहाँ तक कहानी क्लियर है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे इसको समझाता हूँ। तो अब कहानी ये होती है कि सर ये फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल है इसके अंदर। कल को हमने अच्छी पढ़ाई कर ली और हमें अच्छी नौकरी मिल गई किसी कंपनी में एज ए फाइनेंशियल मैनेजर। आपने MBA फाइनेंस कर लिया, या आपने CFA कर लिया, आपने CMA कर लिया, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, आपके फाइनेंस के फंडामेंटल इतने क्लियर हो गए कि अब आप कहते हैं बस अब तो चकदे फट्टे कर देंगे मार्केट के अंदर। तो आप क्या बन गए हैं, फाइनेंशियल मैनेजर। आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप एक इंटरमीडिएरी हो, मतलब एक बीच के बंदे हो। यू आर इंटरमीडिएरी बिटवीन फंड प्रोवाइडर्स एंड कंपनी। आप कंपनी को बताओगे कि सर कौन से प्रोजेक्ट में पैसा डालो। लाला जी ने बुलाया कि भैया इधर आओ, नितिन जी इधर आओ जरा, आप बड़े पढ़े लिखे लग रहे हो, ये बताओ कि मेरे पास 3 लोग आए थे पैसा ले, सामान आइडिया लेकर के, ये तीनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं या नहीं है आप बताओ। हमने कहा सर मुझे टाइम दो, मैं तीनों प्रोजेक्ट को एनालाइज करता हूँ यूजिंग सम टेक्निक विच इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। उसमें कुछ मेथड होते हैं, पे बैक पीरियड, IRR, NPV, ऐसे नाम होते हैं कुछ। तो मैंने कहा वो मेथड ही मैं यूज़ करूँगा, फिर बताऊँगा कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है।
चलो जी, ए बी सी, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करें? हमने कहा सर हम बी प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। लाला जी ने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो लगाऊंगा नहीं, मेरा फ़ायदा क्या? तेरा होने का फ़ायदा क्या है भाई, अगर मुझे पैसे लगाने पड़े तो? हमने कहा सर देखो कुछ तो लगाने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं फंड प्रोवाइडर्स को फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास दो तरीके से होता है कि या तो आप बैंक से लोन ले लो, या आप डिवेंचर इशू कर दो, या फिर आप शेयर इशू कर दो मार्केट में। आप नाम सुना होगा शायद IPO। अगर आपकी फ्रेश इशू है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, बात का है तो फर्दर पब्लिक ऑफर FPO। हम आते हैं शेयर इशू। या तो आप शेयर इशू कर दोगे तो शेयर होल्डर आ जाएंगे आपके पास, या आप लोन ले लो या डिवेंचर इशू कर दो तो आपके पास, या बॉन्ड इशू कर दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के, इनमें परसेंटेज फिक्स होती है, या आप शेयर इशू कर दो। तो फाइनेंशियल मार्केट में या तो आप प्राइमरी मार्केट में जाओ या सेकेंडरी मार्केट में जाओ या मनी मार्केट में जाओ कि बैंक्स में जाके लोन ले लो। तो अब वो पैसा ये लोग देंगे आपको, आपको कोई जानता तक नहीं है, आपको लोन कैसे मिलेगा? इसका रोल आएगा यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर का। ये फाइनेंशियल मैनेजर डिज़ाइन करेगा अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट को इस तरह से दैट ही विल प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बोलते ना प्रोजेक्ट दिखाओ, स्टार्टअप कर रहे हो आप, क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट दिखाओ, क्या पैसा लगेगा, कब पैसा वापस मिलेगा, कितना रिटर्न आएगा, तेरे को क्यों दूँ भाई, FD क्यों ना कराऊँ, तुम्हें क्यों दूँ शेयर मार्केट में क्यों ना लगा दूँ, तुम्हें क्यों दूँ म्यूचुअल फंड में क्यों ना लगा दूँ। फंडामेंटली क्लियर है ना सर? आज अगर मैं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ और 1 करोड़ के ऊपर मुझे FD के ऊपर 7% का ब्याज मिल जाता है, तो मुझे साल का 7 लाख रुपए तो वैसे ही मिल गया ना। अब अगर तुम मुझे प्रोजेक्ट दिखा रहे हो कि हाँ जी आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा इसके ऊपर रिटर्न, तो लाला जी कहेंगे भैया तो अपने घर चल। इतना पेन लेके पूरे साल सिरदर्दी लेकर के अपने एम्प्लॉयमेंट दिखा के इतने लोगों को हायर करने के बाद 1 करोड़ पे 10 लाख ही मिलेगा, तो मुझे हैसल फ्री, रिस्क फ्री, विदाउट एनी टेंशन 7 लाख दे दो FD में, मैं उसमें खुश हूँ। जाहिर सी बात है, इसका मतलब आपका पैरामीटर होगा ना कुछ ना कुछ, एक पर्टिकुलर पैरामीटर आया आपका, वो पैरामीटर का नाम है रिस्क फ्री रिटर्न। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने कहा ये इंटरमीडिएरी का रोल अदा कर रहा है कि कंपनी और फंड प्रोवाइडर के बीच में वो एक बिचौलिया है, बेसिकली उसी की सैलरी ले रहा है वो। तो इसका मतलब उसको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं हम रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब ये जो नाम होता है ना ट्रेड ऑफ, ये जो नाम है इसका नाम होता है बैलेंस। इसका मतलब होता है बैलेंस। कई बच्चों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने फर्स्ट टाइम कभी अपने MBA में पहली बार नाम सुना ट्रेड ऑफ क्या होता है? सेटल करना है, सेटल नहीं, बैलेंस। कि रिस्क इतना मत करो कि रिटर्न 0 हो जाए, रिटर्न के पीछे इतना मत भागो कि रिस्क ही खत्म। रिस्क नहीं है तो फिर आपको वो एक नया वो सीरीज आई थी ना अभी हर्षद मेहता की आई थी, सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क है तो इश्क है, ऐसा था ना। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क ज़्यादा होगा तो चांसेस है कि रिटर्न ज़्यादा हो जाए, गारंटी नहीं होती। रिस्क कम है तो रिस्क फ्री रिटर्न पे जाओ ना। अगर रिस्क लेना ही नहीं है आपने, अगर रिस्क लिया है तो चांसेस सोचते हैं रिटर्न ज़्यादा आ जाए, लेकिन रिस्क लोगे ही नहीं तो FD में उठा के रख दो ना, पैसे को बैंक को दे दो, ये लो भैया बैंक 7 लाख रुपए दे देना, 7% दे दो, 5% दे दो, 6% दे दो, वट एवर इज़ कन्वीनियंट। मैं रिटायर्ड बंदा हूँ, मुझे अपना पैसा डुबोना नहीं है। तो जितने भी स्टार्टअप्स करते हैं, अब KFC चलाने वाला हर कोई बंदा KFC नहीं चलाता ना कि वो अपनी एक 62 की एज में आके वो अपना KFC शुरू करेगा और एक ब्रांड बन जाएगा वर्ल्ड रिनाउंड। So we have to think about risk and return trade-off. This is the role of financial manager. Number 2, he has to think about time value of money, जो हम अगली क्लास में टॉपिक डिस्कशन करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि सर आपने कहा कि मुझे रिटर्न 2 साल के बाद मिलेगा, जो 2 साल के बाद पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है। इसको इस तरह से स्टेटमेंट को लेते हैं, द वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड टुडे। आज जो 1 रुपया आपको मिलेगा, द वैल्यू ऑफ द ₹1 rupee विच यू रिसीव टुडे इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द सेम इफ यू रिसीव आफ्टर 2 years। वही 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये जो आपको 2 साल के बाद मिलेगा,
और वही जो आज मिलेगा तो डेफिनेटली आज जो मिलेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। आज आपके घर वाले आपको ऑप्शन देंगे ना, अगर आपको बाई चांस बोल दें कि आप बोलोगे आप मुझे 100 रुपये दे दो, बोलेंगे 100 रुपये तो नहीं है, 100 रुपये चाहिए तो 3 दिन बाद आइयो, नहीं तो अभी चाहिए तो 80 रुपये ले ले, जेब में 80 रुपये हैं। आप क्या बोलोगे, हाँ हाँ 80 दे दो। क्यों? 3 दिन के बाद टाइम भी तो निकल जाएगा, हो सकता है माँ बाप भूल जाए, हो सकता है कि उनके 80 रुपये भी खर्च हो जाए, आपके लिए बचे ना कुछ। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स यू हैव टू थिंक इन योर माइंड बिफोर यू अप्लाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक योर सेल्फ एज ए मैनेजर। हम एक मैनेजर की भूमिका निभाने वाले हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे। यहाँ तक क्लैरिटी है? तो प्लीज़ देखिए ज़रा इसको। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो हमें इसके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। कुछ लोग कहते हैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाओ, मतलब इसको बोलते हैं हम नाम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसे नाम सुना होगा आपने, वेल्थ बढ़ाओ, वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। अब ये समझने के लिए, मतलब मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट होते हुए बड़ा फैसिलिटी था दिमाग में, क्योंकि घर में ऐसा था ना कि लोअर मिडिल क्लास में बंदा पढ़ रहा हो, उसके अंदर आपको लगता है कि पैसे वैसे तो है नहीं, कभी खुद जिंदगी में प्रोजेक्ट में वैसे नहीं लगाया, ना घर वालों को देखा करते हुए, तो लगा कि यार पढ़ाई है, मतलब एक किताबी बातें चल रही है दिमाग के अंदर। तो जब किताबी बातें कर रहे होते तो हमें ना वो दिमाग नहीं ओपन होता जो पैसा लगाने वाला होता है। ना कभी शेयर में पैसा लगाया, ना म्यूचुअल फंड में लगाया, ना कमेटीज में लगाया, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ देखा तो पोस्ट ऑफिस में लगा दिया। वो 2000 रुपये की, 3000, 1000 रुपये की आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, सबसे घटिया दुनिया का प्रोडक्ट, लेकिन करना चाहिए क्योंकि आपकी कुछ फोर्स सेविंग हो जाती है इसी बहाने। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइज क्या करना चाहिए आपको, इसको समझते हैं ऐसे। हमारी कंपनी के पास जब हम सेल्स माइनस एक्सपेंस हमारे पास करने के बाद जब नेट प्रॉफिट आता है, इस नेट प्रॉफिट को हम एक्चुअली ऐसे नहीं बोलते हैं, हम इसको ऐसे बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको ऐसे लेते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इसमें से अभी हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, टैक्स भी पे करना है। सबसे पहली ऑब्लिगेशन हम पे करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन डेट, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे ना बड़े सोचते हैं ये सर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन सुना है हमने नाम, यहाँ होता है फाइनेंशियल लीवरेज, यहाँ पे होता है वो, ठीक है। इससे पहले ऑपरेटिंग होता है, बाद में बताएंगे। इसमें से माइनस करने के बाद पहुंच जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं हम टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है एज ए परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगी कंट्री की, किसी भी कंट्री में जब फाइनेंशियल मैनेजर आप किसी भी कंट्री में बन सकते हो। ये मैं सोचता कि सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, नो, यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल मैनेजर इन एनी कंट्री एंड दे हैव देयर स्पेसिफिक लॉज विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हम। तो टैक्स पे करा तो इसके बाद आगे समथिंग टू ईट, ये बचा हम खाने के लिए, हमारे खाने के लिए। हम कौन है? ये हम नहीं है, ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं, एज्यूमिंग के प्रेफरेंस शेयर की बात मैं नहीं कर रहा, तो हमारे पास आता है EPS, अर्निंग पर शेयर। हर शेयर पे, डिविडेंड नहीं है ये डिविडेंड नहीं है, इसी में से डिविडेंड डिक्लेयर होता है या रिटेन होता है, उसको बात छोड़ देते हैं। ये जो बचेगा EPS, ये जो EPS अर्निंग पर शेयर जो नाम होता है ना, इसी को बोलते हैं वेल्थ। मतलब किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे सिंपल सा फंडा समझता हूं कि अगर मेरे पास EBT का टारगेट आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, अगर EBT 100 की जगह मैं 150 भी कर लूंगा तो मेरे को टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। अगर EPS पहले मेरा 2 था, अगर मेरा टारगेट आ जाए कि नहीं मुझे EPS को उठा के 15 करना है, तो इसका मतलब अगर मैं इस टारगेट पे फोकस करता हूं तो ये बाकी चीजें तो अपने आप बढ़ जाएंगी ना, मेरा टारगेट अपने आप बढ़ जाएगा ना। लेकिन ध्यान रख के यहां पर एक डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन दिमाग में रखना होता है कि कितना डेट और कितना इक्विटी लेके चलेंगे। ये सब आप पढ़ोगे जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ोगे, डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ते हो ना जब आप, तो वहां पे आप ये समझते हो। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है, अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता हूं तो प्रॉफिट है ये EAT, इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको बोलते हैं EBT,
अर्निंग बिफोर टैक्स, ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम, ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलो यहीं से ले लेते हैं रफली कि कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। प्रॉफिट जितना मर्जी हो, ईपीएस पे इफेक्ट आना चाहिए। अगर ईपीएस को बढ़ाने का टारगेट लूंगा मैं, अगर मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं ईपीएस को बढ़ाऊंगा तो मैं प्रॉफिट अपने आप बढ़ाऊंगा। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? टू मैक्सिमाइज वेल्थ। वेल्थ मीन्स अर्निंग पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि वही है जो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं हमारी कंपनी के अंदर। मुझे उनको बेनिफिट देना है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्यार दिया है मेरी कंपनी को, और मेरी कंपनी को सबसे ज्यादा प्यार देने वाले हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की वेल्थ, अगर शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरी कंपनी नहीं चल सकती। मुझे उनका ध्यान रखना है, इसके लिए मेरा टारगेट है वेल्थ। अगर वेल्थ को मैक्सिमाइज कर गया तो मेरी कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगी। भले आप जितनी मर्जी मर्सिडीज खरीद लो, जितनी मर्जी जैगुआर खरीद लो, लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट इस पे आ रहा है, आपके खर्चों का इम्पैक्ट, आपकी लैम्बोर्गिनी का, आपका मर्सिडीज का, आपके घर का, आपके सारे खर्चों का इम्पैक्ट अगर इस पे आ रहा है, देन यू आर फेल्ड एज ए फाइनेंशियल मैनेजर। तो आपके खर्चे बढ़ाओ, कोई मना नहीं करता, ईबीआईटी बढ़ाओ, वेरी गुड, लेकिन टारगेट अर्निंग पर शेयर, इसके ऊपर जरूर ध्यान रखना है। इसके लिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है। दूसरा, आप जब बुक्स में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ यहाँ पे कवर नहीं हो सकती, तो बुक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। ये कुछ चीज़ें छोटी मोटी अगर आप दिमाग में रखते हैं, देन इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और दो बेसिक पैरामीटर्स जिसको दिमाग में हमेशा रखना है, नंबर 1 टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड नंबर 2 रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ऑलराइट, तो प्लीज़ यहाँ तक ध्यान रखिए और जुड़ते जाइए मेरे साथ और जोड़ते रहिए लोगों को जितना हो सके इसको सीखने के लिए। आपके लाइक, कमेंट और शेयर हमेशा वेलकम है, क्योंकि ये चैनल, ये क्लासेस तभी आगे बढ़ेंगे जब आप आगे बढ़ाएंगे। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।